वेलकम। स्वागत है सभी का। टुडे वी विल रीड एंड स्टडी चैप्टर 9 our book our past part second. The name of chapter is making of the regional culture. एक बार फिर से स्वागत है सभी का। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 हमारे अतीत भाग 2 पुस्तक का। अध्याय का नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। In this chapter, we will see how different culture that we see today in different states and in different parts of our country are there and emerge, how their evolution take place. इस चैप्टर में हम विभिन्न संस्कृतियां हमारे देश में अलग अलग जो स्टेट्स हैं यहाँ हम देखते हैं कि लोग अलग भाषा बोलते हैं, अलग तरह का उनका रहन सहन है, वो कैसे विकसित हुआ, क्या वो ये सदियों से चलता आ रहा था जहाँ वक्त के साथ टाइम के साथ चेंज हुआ है, वो सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सभी ध्यान देंगे, चैप्टर का बहुत इंटरेस्टिंग है। सो हाउ द रीजनल कल्चर्स है ना, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कैसे हुआ ये हम देखेंगे। जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं है ना, तो हम देखते हैं कि कोई वो डिफरेंट भाषा बोल रहा है, चाहे एक अलग तरीके से वो भाषा बोल रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि शायद ये किसी पर्टिकुलर एरिया का होगा, है ना। अगर वो तमिल बोल रहा है तो हम ये समझेंगे कि वो शायद तमिलनाडु का है, उड़िया बोल रहा है तो हम समझें कि ये उड़ीसा का होगा, है ना। तो इस तरह से हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लोगों को समझ जाते हैं कि ये लोग कहाँ से हैं। So this is the one of the commonest ways of describing people is in terms of language speak. Okay, so इसी तरह से फूड हैबिट्स कैसी हैं लोगों के, कपड़े, डांस, पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, इससे भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफरेंट एरियाज के लोगों को। ठीक है, ओके। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये जो परंपरा चलती आ रही है किसी पर्टिकुलर स्टेट की, जो कल्चर चलता आ रहा है वो सदियों से होगा, पहले से चलता आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, थिंग्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। थिंग्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम मीन्स द थिंग्स हैव कंटिन्यूसली चेंज्ड एंड इन फैक्ट आर स्टिल चेंजिंग। जो भी हम आज संस्कृति किसी पर्टिकुलर प्रदेश की देखते हैं वो चेंज होती रही है और इनफैक्ट आज भी चेंज हो रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो संस्कृति हम आज किसी एक पर्टिकुलर एरिया की देखते हैं वो वैसी सदियों से आ रही होगी, ऐसा नहीं है। तो ये प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशन विद आइडियाज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ये कंटिन्यूस चलता रहता है। ओके, इस तरह से जो हमारा ट्रेडिशन और हमारा कल्चर है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एक। Now the Cheras and the development of the Malayalam. चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। आपको पता है, आपने देखा कि चेरास कहाँ रूल किया करते थे, उनका रूलिंग एरिया कौन सा हुआ करता था। द चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम। महोदयपुरम वाज एस्टेब्लिश इन द 9th सेंचुरी। ओके, ये किंगडम कब एस्टेब्लिश हुआ? 9th सेंचुरी में। कहाँ था ये किंगडम? साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, है ना, प्रायद्वीप का साउथ वेस्टर्न पार्ट, जिसको आज हम केरला बोलते हैं, है ना, केरला बोलते हैं जिसे, ये वहाँ पर था ये राज्य। इट इज़ लाइकली दैट मलयालम वाज स्पोकन इन दैट एरिया। इस जगह पे क्या बोला, कौन सी भाषा बोली जाती थी? मलयालम। और बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस में मलयालम लैंग्वेज को देखा जा सकता है उस टाइम की इंस्क्रिप्शंस में। तो मतलब साथ में एग्जाम्पल इसकी है कि आप देखेंगे आगे एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, बुक में आपके दे रखी है कि रीजनल लैंग्वेज थी उसी को ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिख रखा है। ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिख रखा है दिस इज अर्ली केरला इंस्क्रिप्शन, ठीक है, कंपोज्ड इन मलयालम। किस भाषा में लिखी गई है? मलयालम इंस्क्रिप्शन है उस टाइम की, 9th सेंचुरी की। इन द सेम टाइम चेरास आल्सो ड्रू अपॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशन। ठीक है, चेरास जो थे वो संस्कृत के ट्रेडिशन को भी फॉलो करते थे। टेम्पल थिएटर हो गया केरला का, which is traced to this period borrowed stories of संस्कृत एपिक्स। जो संस्कृत के ग्रंथ थे उनमें से ये
कहानियाँ ली गई हैं केरला के टेम्पल थेटर जो हुआ करता था उसके लिए। पहला जो साहित्यिक वर्क था काम था मलयालम में, डेटेड टू द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में लिखा गया है ये। इसका डायरेक्टली इंडेटेड टू संस्कृत है ना, संस्कृत भाषा में ही इनफैक्ट इसको लिखा गया है। इंटरेस्टिंगली इनफ द 14th सेंचुरी टेक्स्ट लीला तिलकम dealing with grammar and poetics was composed in मणिप्रवलम। ये मणिप्रवलम क्या है? एक भाषा है। मणिप्रवलम का अर्थ क्या होता है? डायमंड्स एंड कोरल्स, डायमंड्स एंड कोरल्स, हीरा और मूंगा। ये लीला तिलकम एक टेक्स्ट है, किस भाषा में लिखा गया है? मणिप्रवलम। तो ये इंपॉर्टेंट है, मणिप्रवलम क्या है, मणिप्रवलम और कौन सा ग्रंथ लिखा गया है इसमें, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, जगन्नाथ कल्ट। हमने किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, वहाँ की भाषा के अकॉर्डिंग हमने समझा कि शायद भाषा भी एक रीज़न हो सकता है वहाँ के कल्चर के डेवलप होने का। लेकिन जगन्नाथ क्या है? मंदिर है ना। तो वहाँ से भी एक कल्चर शुरू हुआ, एक रीजनल कल्चर डेवलप हो गया, जगन्नाथ कल्ट जिसे बोलते हैं, और उसने वहाँ की संस्कृति को एक अलग शेप दी। तो हम देखेंगे जगन्नाथ कल्ट क्या था, कैसे ये ग्रो हुआ। सो रीजनल कल्चर्स इन अदर रीजन्स, रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशन। धर्म के आधार पर भी कुछ कल्चर डेवलप हुए, धर्म के आधार पर भी, कुछ भाषा के आधार पर हुए। तो इसकी सब एक बेस्ट एग्जांपल है जगन्नाथ कल्ट है ना। जगन्नाथ कौन है? लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, विष्णु का ही रूप मानते हैं। कहाँ पर है ये जगन्नाथ टेम्पल? पुरी, उड़ीसा में, पुरी में है, उड़ीसा। ओके। To date, the local tribal people make the wooden images of the deity, which suggests that the deity was originally a local god, है ना। पहले वुडन यानी काठ की प्रतिमाएं बनाते थे लोग, और लोकल गॉड कंसीडर किया जाता था। लेकिन बाद में इसी गॉड को विष्णु माना जाने लगा, ठीक है। विष्णु का ही एक रूप या विष्णु ही माना जाने लगा, वुडन इमेजेस बनाई जाती थी। Okay, in the 12th century, one of the most important ruler of Ganga dynasty, है ना, गंगा वंश था एक, उसके एक रूलर का नाम जैसे अनंत बर्मन था। उसने एक मंदिर बनाने का फैसला किया फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। सब्सिक्वेंटली इन 1230 में किंग अनंग भीमा थर्ड डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द डेटी ना। उसने कहा कि ये तो गॉड ही रूल कर रहे हैं और मैं गॉड का प्रतिनियुक्त हूँ, डेप्यूटी हूँ, है ना। भगवान रूल कर रहे हैं और मैं उनका डेप्यूटी हूँ, गॉड का डेप्यूटी हूँ। मतलब इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी जगन्नाथ मंदिर को वहाँ के रूलर्स के द्वारा। और पुरुषोत्तम जगन्नाथ ने मंदिर 1230 में, सॉरी ये 12th सेंचुरी में ही बनाया है मंदिर। ओके, यू नीड टू रिमेम्बर दिस अनंत बर्मन ने ये मंदिर बनाया था। As the temple gained in importance as a center of pilgrimage, its authority in social and political matters have also increased. Though all those who conquered Orissa, such as the Mughals, Marathas, English East India Company, तो इन लोगों ने जिसने भी उड़ीसा को जीता, तो उन्होंने सबसे पहले किस पर अधिकार करना चाहा, कंट्रोल करना चाहा? जगन्नाथ टेम्पल को। ओके, जगन्नाथ टेम्पल पर कंट्रोल करना चाहा। उनको लगा कि अगर जगन्नाथ टेम्पल को कंट्रोल कर लिया जाए तो लोग उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। ओके, this is the reason why these people
have tried to gain control on the Jagannath temple. So this you have seen how a temple was the center of people's belief, and it has played an important role in shaping the regional culture of that area. Okay, regional culture of Puri, Orissa. Next, we will see the Rajputs and the traditions of heroism. राजपूत और शूरवीरता की परंपरा। राजपूत की बात करें तो एक नाम हमें याद आता है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान को मेनली राजपूतों का एरिया माना जाता है, और इसको हम प्रेजेंट राजस्थान कहते हैं। इसको राजपूताना कहा जाता था, किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। द एरिया विच वी टुडे आइडेंटिफाइड एज राजस्थान was called राजपूताना by the Britishers। तो अब ये राजपूताना नाम से ही हमें पता चलता है कि ये एरिया किसके द्वारा इनहेबिटेड था। यहाँ पे कौन बसे हुए थे? राजपूत बसे हुए थे। लेकिन ये अर्ध सत्य है, आधा सत्य है। Why? Because we can see there were different people that were settled in this area। अब बहुत सारे राजपूत ऐसे थे जो अपने आप को नार्दर्न एरिया में सेटल मानते थे और सेंट्रल इंडिया में सेटल मानते थे, और कुछ लोग राजस्थान में रहते थे। However, the Rajputs are often recognized as contributing to the distinctive culture of Rajasthan। distinctive culture of Rajasthan। तो राजपूतों को मेनली माना जाता है कि उन्होंने राजस्थान में एक डिफरेंट कल्चर एस्टेब्लिश किया। The cultural traditions were closely linked with the ideals and aspirations of rulers। अब यहाँ पे रूलर्स देखेंगे जिनके नाम बहुत ज़्यादा इतिहास में बताए जाते हैं और हिट भी हैं, सभी जानते हैं। पृथ्वीराज का नाम है जैसे, तो इन्हीं राजपूत रूलर्स की कथाओं को आज भी याद किया जाता है, गाया जाता है। ठीक है, तो हम इन नामों से जानते हैं वहाँ के कल्चर को, जहाँ वहाँ के रूलर्स जो हैं इनको फॉलो करते हैं। ठीक है, इनकी वीर गाथाओं को, हीरोइज्म को। फ्रॉम अबाउट द 8th century से मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान वाज रूल्ड बाय द वेरियस राजपूत फैमिलीज, जिनमें से एक नाम है पृथ्वीराज। ओके, 8th century की बात है। Was one such ruler। These rulers cherished the ideals of hero who fought valiantly। है ना, इनको एक हीरो की तरह माना जाता है, शूरवीर माना जाता है, जिन्होंने साहस के साथ लड़ाई की और कभी भी पीठ नहीं दिखाई, बल्कि डेथ को प्रेफर किया, मरना प्रेफर किया, लेकिन कभी भी पीठ नहीं दिखाई। और सभी राजपूत इनको फॉलो करते थे, है ना। स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स। पोएम्स एंड सॉन्ग्स में अभी भी इनकी जो स्टोरीज जो है सुनी जा सकती हैं। और ये कौन रिसाइट करता था, कौन गाता था इनको? ट्रेंड मिनिस्टर्स, है ना। जो मिनिस्टर कौन से होते हैं? एंटरटेनर्स होते हैं, जो मीडिएवल टाइम पीरियड में पोएम्स को गाया करते थे, है ना। एक अलग उससे इमोशन से, ग्रेस से। यही सॉन्ग्स और पोएम्स हैं जिन्होंने इनकी मेमोरीज को प्रिजर्व करके रखा है आज भी। Okay, ordinary people were also attracted by these stories, which often depicted dramatic situation, है ना। ड्रामा जैसा बना लेना, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को उसमें, उन गानों में, उन पोएम्स में डालना, इस तरह से प्रेजेंट करना। लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वैल्यर, एंगर, सब उस पोएम में जब गाते थे, है ना, इमोशंस के साथ, तो उस पोएम्स में ये सब झलकता था। लॉयल्टी क्या हो गया? स्वामित्व। फ्रेंडशिप आप सभी को पता है, मित्रता होगी। लव आपको पता है, प्रेम। वैलर, शूरवीरता, एंगर, क्रोध, ये सब उनकी पोएम्स में झलकता था। इस तरह से बताया जाता था कि वो रूलर्स कितने शूरवीर थे, है ना। राजपूत रूलर कितने शूरवीर थे। तो राजपूतों का काफ़ी रोल रहा है राजस्थान के कल्चर को एक अलग शेप देने में। डिड वुमेन फाइंड अ प्लेस इन दिस स्टोरीज? अब वुमेन कहीं आती हैं क्या इन स्टोरीज में?
हम देखते हैं कि वुमेन्स को कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ना, लड़ाई का कारण बड़ी बार माना गया है, और उनको उनके लिए युद्ध करते, राजाओं को लड़ते हुए देखा गया है. ओके, men fought with one another to either win or protect women. ओके, अब यहाँ पे वुमेन को ऐसा माना जाता था कि वो जन्म मरण के जो सारे होते थे, जो रिवाज वगैरह जहाँ कल्चर में जो था वो फॉलो करती थी, जिसमें हम देखते हैं प्रैक्टिस ऑफ सती, है ना, जिसमें विडो क्या करती थी, अपने आप को हस्बैंड के साथ फंडल फायर, है ना, चिता पर जला देती थी. और ऐसा करना बड़ा बहादुरी का काम माना जाता था, क्योंकि ये प्रथा चलती आ रही थी. सो दोज हु फॉलो द हीरोइक आइडियल्स ऑफन हैड टू पे फॉर इट विद देयर लाइव्स, है ना. अब जिनको इन हीरोज को फॉलो करना होता था, उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती थी. अगर उनको फॉलो करना है तो जान भी गंवानी पड़ती थी. ऐसा नहीं है कि युद्ध में भागे, नहीं, मरना प्रेफर करते थे राजपूत, लेकिन युद्ध छोड़कर नहीं जाते थे, पीठ नहीं दिखाते. और वुमेन विडो अगर हो जाती थी राजपूत फैमिलीज में, तो उनको चिता पे जलना पड़ता था. Behind regional frontiers, the story of Kathak. Now we are here. सभी ध्यान देंगे. Behind regional frontiers, the story of Kathak. हमने देखा किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को, किसी कल्चर को शेप देते हुए, जहाँ रूलर्स की कहानियाँ, जहाँ मंदिर, जहाँ रिलीजन एक बेस हो सकता है, जिससे डिफरेंट एरियाज़ का कल्चर जो आज हम देखते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कल्चर है, वो शेप हुआ. लेकिन क्या कोई डांस फॉर्म, है ना, क्या कोई डांस फॉर्म किसी एक पर्टिकुलर एरिया के कल्चर को शेप करता है? तो यहाँ एक ऐसी ही कहानी है, कथक की कहानी, द स्टोरी ऑफ कथक. If heroic tradition can be found in different regions, in different forms, the same is true of dance. अगर हम देखते हैं कि अलग अलग एरिया के हीरोइक ट्रेडिशन को अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कल्चर फॉर्म के रूप में देखा जा सकता है, तो सेम डांस के लिए भी है ना. तो आज हम अभी हम देखते हैं डांस फॉर्म है कथक, उसकी हिस्ट्री को. लेट अस सी द हिस्ट्री ऑफ डांस फॉर्म कथक. ओके, इट इज एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया हो, जहाँ देखते हैं हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, और वहाँ पे कल्चर, वहाँ के कल्चर पे है ये. अब कथक वर्ड का मीनिंग क्या है? कथक वर्ड का मीनिंग है कथा. कथा जिसको संस्कृत या दूसरी भाषाओं में क्या कहा जाता है? स्टोरी. कथक, कथा मतलब एक स्टोरी, एक कहानी जैसा, है ना. कथक पर ओरिजिनली एक कास्ट, ये कास्ट हुआ करती थी. कथा एक कास्ट हुआ करती थी. किसकी कास्ट थी? जो कहानी बताया करती थी. कहाँ पर? टेम्पल्स में, टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, है ना, उत्तरी भारत के मंदिरों में जो कहानी बताया करते थे, उनकी एक कास्ट हुआ करती थी, जिनके नाम से कथक को जाना जाता है. और इस कथक को करने के लिए अलग अलग गेस्चर्स, है ना, अलग सॉन्ग्स होते थे. सॉन्ग्स के थ्रू या गेस्चर्स के थ्रू इसको परफॉर्म किया जाता था. 15th and 16th century, this dance form Kathak has evolved. एक नई फॉर्म ली इसने 16th-17th centuries with the spread of the भक्ति मूवमेंट, है ना. भक्ति मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा, मीरा के बारे में आपने पढ़ा. The legends of Radha Krishna were enacted in folk plays called रासलीला, है ना, रासलीला. तो ये जो राधा कृष्ण की कहानी है, रासलीला को किया जाता था किसके थ्रू? इस कथक डांस के थ्रू. अलग अलग गेस्चर्स दिए जाते थे, एक कृष्ण बनता था, एक राधा बनते थे. तो इस तरह से ये डांस परफॉर्म किया जाता था. साथ में स्टोरी होती थी, जिसके ऊपर ये स्टोरी जैसी चलती थी और डांस, है ना. अंडर द मुगल एम्पायर्स एंड देयर नॉवेल्स, कथक वाज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट थ्रू where it acquired its present features and developed into a form of dance. Okay, इनको कथक को किसने संरक्षण दिया? मुगल्स ने भी संरक्षण दिया. और बाद में दो अलग अलग घरानाओं
में इसको किया परफॉर्म या सीखा परफॉर्म किया जाता था। 2 घरानास कौन थे? एक राजस्थान का जयपुर घराना था और दूसरा लखनऊ। ठीक है? सॉरी, ओके। बाजिद अली शाह जो लास्ट नवाब था अवध का, उसने इस आर्ट फॉर्म को संरक्षण दिया और ग्रो करने में हेल्प की। तीसरा क्वार्टर जब हम देखते हैं 19th सेंचुरी का तीसरा क्वार्टर यानी 1875 के बाद, ये डांस फॉर्म डिफरेंट रीजन्स में भी चला गया, जैसे आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश में ये डांस फॉर्म को देखा जा सकता है। तो इस डांस फॉर्म में क्या होता है? रैपिड फुटवर्क, है ना? यहाँ पे द्रुत पद संचालन बोलते हैं रैपिड फुटवर्क को। एलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स, अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम कपड़े, एज वेल एज द एनेक्टमेंट ऑफ द स्टोरी, साथ में कहानी चलती है। और इस डांस फॉर्म में फुटवर्क अच्छा होता है और एलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स, अच्छी ड्रेसेस इस तरह से लगाई जाती हैं और परफॉर्म किया जाता है। अब इस कथक को इस डांस फॉर्म को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, लेकिन फिर भी ये सर्वाइव रहा। स्टिल इट सर्वाइव्ड एंड कंटिन्यूड टू बी परफॉर्म। स्टिल इट सर्वाइव्ड, लेकिन फिर भी ये जिंदा रहा और लोगों द्वारा परफॉर्म किया जाता रहा। और आज हम इसको आज़ादी के बाद इसको 6 क्लासिकल डांस फॉर्म में इंक्लूड किया गया। कौन सी हैं वो 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स, वो हम देखते हैं। एक तो कथक ही हो गया। अब सबसे पहले क्लासिकल डांस क्या है ये, है ना? ये शास्त्रीय जो डांसेस हैं, क्या है? जब क्लासिकल की बात आती है तो हमें लगता होगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डांस होता होगा, जहाँ किसी धर्म के अकॉर्डिंग डांस होता होगा, क्योंकि हम राधा कृष्ण की रासलीला के ऊपर इसको करते हैं, है ना? जहाँ इसको क्लासिकल को करने के लिए बहुत स्किल और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कुछ डाउट्स हैं जो हमारे मन में आते हैं जब हम क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे अदर 6 क्लासिकल डांस फॉर्म में जैसे एक कथक आ गया, बाकी दूसरे कौन-कौन से हैं? बाकी 5 कौन-कौन से हैं? एक है भरतनाट्यम। 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स में एक आता है भरतनाट्यम, तमिलनाडु में है ये। कथकली कहाँ पे किया जाता है? केरला में। ओडिसी कहाँ पे किया जाता है? उड़ीसा में। कुचिपुड़ी कहाँ पर है? कहाँ पर किया जाता है परफॉर्म? आंध्र प्रदेश में। एंड मणिपुरी कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? मणिपुर में। ओके, these are the 6 classical dance forms. पेंटिंग फॉर पैट्रॉन्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। अब ये मिनिएचर पेंटिंग अलग अलग एरिया की पहचान मिनिएचर पेंटिंग से भी होती है। इनफैक्ट ये मिनिएचर पेंटिंग कहाँ बनाई जाती है तो वहाँ के कल्चर के बारे में मिनिएचर पेंटिंग से भी हमें पता चलता है। मिनिएचर पेंटिंग मीन्स स्मॉल साइज पेंटिंग, है ना? छोटी छोटी साइज की पेंटिंग्स होगी। किससे की जाती थी? वाटर कलर से। किस पर? कपड़े पर, चाहे पेपर पर। तो अर्लीस्ट जो मिनिएचर हमें स्मॉल साइज पेंटिंग्स जो मिलती हैं वो पाम लीव्स पे मिलती हैं, या लकड़ी पे मिलती हैं। सबसे ज़्यादा सुंदर कहाँ पे पाई जाती हैं? वेस्टर्न इंडिया में, जिसमें जैना टेक्स्ट है, जो उसमें उसको बताया गया, जैना टेक्स्ट को लिखा गया है, बताया गया है इनफैक्ट इस पेंटिंग के थ्रू। मुगल एम्पायरर्स जो हुए हैं, जिनमें अकबर आता है, जहांगीर आ जाते हैं, शाहजहां आते हैं, इन्होंने इस मिनिएचर पेंटिंग को संरक्षण दिया, पैटर्नाइज किया, है ना? और स्किल पेंटर्स और जो होते थे, इनको लगाया कि वो हिस्टोरिकल अकाउंट्स मेंटेन करे, पोएट्री लिखे। Different brilliant colors, scored scenes of battle, hunting and other aspects of social life, इनको अपनी पिक्चर्स के थ्रू, मिनिएचर पेंटिंग्स के थ्रू ये ट्रेंड जो पेंटर्स होते थे, स्किल्ड पेंटर्स, ये बनाते थे। और इन पेंटिंग्स में जनरली ये बताया जाता था कि किस तरह से राजा एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे हैं। और ये मिनिएचर जो पेंटिंग थी, ज़्यादातर लोग नहीं देख पाते थे इनको, सिर्फ एम्पायर और उसके क्लोज एसोसिएट्स, है ना, उसके जो नज़दीकी लोग थे, उन्हीं वही इन पेंटिंग्स को देख सकते थे। जैसे ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा 1707 में, जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा औरंगजेब की डेथ के बाद, तो तो ये जो पेंटर्स थे, अलग अलग जो रीजनल एमर्जिंग रीजनल स्टेट्स थी, वहाँ पे चलते गए। मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्स ऑफ द डेक्कन एंड राजपूत कोर्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजपूत रूलर्स थे, वो भी इन मिनिएचर पेंटिंग्स को प्रेफर करने लगे और बनवाते थे, है ना? तो अलग अलग रीजन्स में भी ये मिनिएचर पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा चलने लगी और
अलग अलग जो इंडिपेंडेंट रूलर्स थे वो इनको अपने राज्य में संरक्षण देते थे. So besides, themes from mythology, poetry were depicted at centers such as Mewar, Jodhpur, Bundi, Kota, and Kishangarh. ओके, तो ये अलग अलग थीम्स होते थे जिस पर ये पेंटिंग्स बनती थी. Another region that attract miniature painting was the Himalayan foothills. आज हम जो miniature painting अगर आपको पूछा जाए तो आप हिमालयन फुटहिल्स की एक स्टेट है, मॉडर्न स्टेट हिमाचल प्रदेश, वहाँ का एक एरिया है, वहाँ का एक एरिया है बसोली. ठीक है, बसोली के नाम से ही ये मिनिएचर पेंटिंग को आज जाना जाता है. मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हियर वाज भानुदत्तास रसमंजरी. भानुदत्तास रसमंजरी. तो इसमें इस टेक्स्ट को देखा जा सकता है, आपको याद रखना है भानुदत्तास रसमंजरी. नादिर शाह इन्वेजन एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली इन 79. जैसे ही नादिर शाह ने आक्रमण किया दिल्ली पर, बहुत सारे जो मुगल आर्टिस्ट थे वो किस तरफ चले गए बचने के लिए, क्योंकि प्लेन एरियाज में आक्रमण होते ही रहते थे और ये पहाड़ी एरियाज की तरफ चले, पहाड़ी एरियाज की तरफ चले गए, हिमाचल प्रदेश वाली साइड चले गए और इन्होंने वहाँ पर पेंटिंग का काम शुरू किया. और ये वहाँ से प्लेन एरिया से जब पहाड़ी एरियाज में गए तो वहाँ के रूलर्स ने इनको खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, है ना, और इनको संरक्षण भी प्रदान किया. दे आर आल्सो पैट्रोनाइज्ड. ओके, इसी तरह से कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग काफ़ी डेवलप होता है और आज भी है. By the mid-18th century, the Kangra artists developed a style which brought a new spirit into miniature painting. Okay, 18th सेंचुरी में, मिड 18th सेंचुरी में यानी 1750 के बाद ये कांगड़ा आर्टिस्टिक फॉर्म और भी डेवलप हुई. इंस्पिरेशन का सोर्स क्या था? वैष्णवाइट ट्रेडिशन, है ना, वैष्णवा जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, वो इंस्पिरेशन था इसकी. और ये जो डिफरेंट सॉफ्ट कलर्स थे, कूल ब्लूज एंड ग्रीन, लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग. क्या अलग करता है कांगड़ा पेंटिंग को? सॉफ्ट कलर्स की पेंटिंग्स, इसमें कूल ब्लूज ग्रीन्स है ना, लिरिकल ट्रीटमेंट्स है, तो ये इसको अलग करती हैं दूसरी पेंटिंग से. अब वहाँ के ऑर्डिनरी वुमेन मैन भी पेंटिंग किया करते थे, बर्तनों पे पेंटिंग किया करते थे, दीवारों पे, फर्श पे, क्लॉथ पे. लेकिन कुछ कुछ काम सरवाइव किया है, आज भी हम देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जो ये कला थी पेंटिंग की, ये प्रिजर्व नहीं रखी जा सकी. और इनमें से कुछ कुछ ही हैं जो हम पैलेसिस में देख सकते हैं, आज भी महलों में देख सकते हैं. नाउ वी विल सी द स्टोरी of Bengal, how the growth of regional language, regional language has shaped the culture of that area. जैसे हमने शुरू में देखा कि किसी एरिया की लैंग्वेज वहाँ के लोगों के आइडेंटिटी के बारे में बता देती है कि ये इंसान कहाँ से है, ये कौन सी भाषा बोल रहा है और किस स्टेट से हो सकता है, हम बता सकते हैं. We assume that people in Bengali always spoke Bengali. However, what is interesting is that Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit. आज हम बंगाली को मानते हैं कि बंगाली तो उसी एरिया से ही डेवलप हुई होगी, लेकिन बंगाली कहाँ से निकली? संस्कृत से निकली है. ठीक है, संस्कृत से निकली है. तो कैसे संस्कृत से बंगाली डेवलप हुई, इसके पीछे की कहानी है. Let us see what is that story. From the fourth third centuries BC, है ना, अनुमान है कि तीसरी चौथी सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट वाली सेंचुरीज की बात कर रहे हैं. कमर्शियल टाइज बिगिन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगध, है ना, मगध वाला एरिया और बंगाल वाले एरियाज में कमर्शियल टाइज यानी व्यापार बढ़ने लगा, जिसके कारण क्या हुआ? संस्कृत का इन्फ्लुएंस भी बढ़ा. ठीक है, ड्यूरिंग द फोर्थ सेंचुरीज गुप्ता रूलर्स थे, उन्होंने कंट्रोल कर लिया नॉर्थ बंगाल को और यहाँ पे ब्राह्मण्स को सेटल करना शुरू कर दिया. इस तरह से लिंग्विस्टिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस हुआ उस एरिया का. फ्रॉम द मिड गंगा वैली बिकेम स्ट्रॉन्गर, है ना, जो मिड गंगा वैली का कल्चर था
वो वहाँ पे फैलना शुरू हो गया बंगाल में। 7th सेंचुरी के एक चाइनीज ट्रैवलर जिसका नाम ह्यूनसांग था ह्यूनसांग था, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि लैंग्वेज रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज ऑल ओवर बंगाल, है ना। संस्कृत से ही संबंधित एक भाषा थी जो पूरे बंगाल में बोली जाती थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बंगाली है वो संस्कृत से डिराइव हुई है। और कैसे वहाँ पे ये लैंग्वेज डेवलप हुई, ब्राह्मीण की सेटलमेंट की वजह से, अवध के साथ बंगाल के व्यापारिक रिश्ते बढ़ने की वजह से। From the 8th century, Bengal became the center of regional kingdom under the Palas. तो 8वीं सेंचुरी में बंगाल किसके रूल में आ गया? पालास के रूल में आ गया। 14th और 16th सेंचुरी में बंगाल को किसने रूल किया? सुल्तान्स ने, जो कि इंडिपेंडेंट रूलर्स थे दिल्ली के, इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स इन दिल्ली, है ना। दिल्ली में जो रूल कर रहे थे मुगल जहाँ, उनसे वो इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र तरीके से रूल कर रहे थे बंगाल को। इन्होंने कब रूल किया? 14th और 16th सेंचुरी में रूल किया बंगाल को। 1586 की बात करें तो अकबर ने बंगाल को जीत लिया और उसने राजधानी किसको बनाया? ढाका में, है ना। ओके, while Persian was the language of administration, Bengali developed as a regional language. तो मुगल्स ने तो पर्शियन को ही अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज रखा था, लेकिन बंगाली फिर भी एक रीजनल लैंग्वेज की तरह डेवलप होती रही। In fact, by the 15th century, Bengali group of dialects came to be united by a common literary language. Okay, it's based on the spoken language of the western part of the region. उसको हम वेस्ट बंगाल कहते हैं। वहाँ पे ये बंगाली ग्रुप ऑफ डायलैक्ट्स ही चलते रहे, डेवलप होते रहे। हमें पता है कि या तो बंगाली संस्कृत से डेवलप हुई है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी स्टेजेस इवोल्यूशन की है इसकी। दूसरी लैंग्वेज में मिक्स होती गई, नॉन संस्कृत वर्ड्स हैं जो वो भी इस लैंग्वेज में मिक्स हो गए हैं, कुछ ट्राइबल लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, पर्शियन यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जो इसके बीच थोड़ा, है ना, मिक्स है। और आज मॉडर्न बंगाली में हम इन सभी को बीच में देखते हैं। तो ये संस्कृत लैंग्वेज से ओरिजिन हुई है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स भी मॉडर्न बंगाली में देखे जा सकते हैं। अर्ली बंगाली लिटरेचर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। We can divide early Bengali literature into 2 categories. First is indebted to Sanskrit. जो संस्कृत से डेवलप हुआ है ना। The other is independent of it. पहली जो सोर्स है उसमें किसकी ट्रांसलेशन है? संस्कृत एपिक्स की, जो भी संस्कृत के ग्रंथ थे उसकी उनकी ट्रांसलेशंस हैं। मंगल का अभ्यास, auspicious poems dealing with local deities, and bhakti literature such as the biographies of Chaitanya Deva, the leader of the Vaishnava भक्ति मूवमेंट, है ना। इसमें फर्स्ट वाले में इन चीज़ों को बताया गया है, संस्कृत एपिक्स को, मंगल काव्यास को, भक्ति लिटरेचर एंड ऑल दैट। ओके, सेकंड जो कैटेगरी है बंगाली लिटरेचर की, उसमें आता है नॉर्थ लिटरेचर। उसमें आता है North literature, such as the songs of Mainamati and Gopi Chandra, songs of Mainamati and Gopi Chandra के songs इसमें आते हैं। Stories concerning the worship of Dharma Thakur and fairy tales, folk tales and ballads, ये सारी चीजें सेकेंड कैटेगरी में आती है बंगाली लिटरेचर की। This is written about Mayawati, Gopi Chandra and धर्मा ठाकुर। कौन थे? माइनामती, आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। क्वीन थी जिसने एनकरेज किया अपने सन गोपी चंद्रा को टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ एसेटिसिज्म एंड इन द फेस ऑफ वैरायटी ऑफ ऑब्स्टैकल्स। ओके, धर्मा ठाकुर एक पॉपुलर रीजनल डीटी थी, ऑफन वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोन और अ पीस ऑफ वुड। So the text belonging to the first category, है ना। जो फर्स्ट कैटेगरी टेक्स्ट को जो बिलोंग करते हैं, टू डेट as several manuscripts have been found indicating that they were composed in the late 15th and mid 18th centuries. इस टाइम पीरियड में इन ग्रंथों को, संस्कृत के ग्रंथों को, जहाँ चैतन्य देवा की कहानी को लिखा गया है,
किस टाइम पीरियड में, 15th और मिड 18th सेंचुरी। जो सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं जब हम वहाँ के लिटरेचर की, तो वो ओरली टाइम टू टाइम ओरली ट्रांसमिट होता रहा है। They were particularly popular in ईस्टर्न बंगाल where the influence of the ब्राह्मणास were relatively weak। तो ईस्टर्न बंगाल में ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस बहुत कम था। वेस्टर्न बंगाल में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ब्राह्मण्स का, इसीलिए वहाँ के कल्चर में ज़्यादा देखा जा सकता है संस्कृत का इन्फ्लुएंस। Now we will read about peers and temples. Who were these peers? Who were these peers? पीर कौन थे और किन लोगों को पीर कहा जाता था, ये इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, है ना। Who were peers? कौन लोग थे जिनको पीर कहा जाता था। 16th सेंचुरी में क्या हुआ, पीपल बिगिन टू माइग्रेट इन लार्ज नंबर्स। एक जगह से दूसरी जगह लोगों की माइग्रेशन शुरू हो गई 16th सेंचुरी में, है ना। 1501 से शुरू करें तो लोगों की माइग्रेशन शुरू हो जाती है। लोग किस तरफ जा रहे हैं, दे आर migrating from less fertile Western Bengal to the forested and marshy areas of southeastern Bengal। ओके, इस तरफ लोग माइग्रेट करते हैं, ईस्टवर्ड की तरफ माइग्रेट करते हैं, जंगलों को साफ करते हैं, वहाँ पे राइस कल्टीवेट करते हैं। इस तरह से वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज फिशर फॉक और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की बस जाती हैं। और जो ट्राइबल्स भी थे वो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज और जो खेती करते हैं लोग उनके साथ मिल जाते हैं। This coincided with the establishment of the मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल। लेकिन जैसे ही मुगल्स का कंट्रोल हो जाता है वेस्टर्न इस बंगाल में, जिन्होंने और मुगल्स ने अपनी राजधानी किसको रखा था, डेल्टा एरिया ढाका को अपनी राजधानी रखा था। तो ऑफिशियल्स एंड फंक्शनरीज रिसीव लैंड and often set up mosques that survive as centers for religious transformation। धार्मिक रूपांतरण लोगों का करने के लिए वहाँ पे मस्जिदें बनी, है ना। वहाँ के ऑफिशियल्स को ज़मीनें मिली, मॉस्क, उन्होंने ज़मीनों का यूज़ किस के लिए किया, धार्मिक रूपांतरण के लिए, वहाँ के लोगों को मुस्लिम्स में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। वहाँ जो उनको ज़मीन मिली उन पे उन्होंने मस्जिदें बनाना शुरू कर दी। ठीक है, जैसे ही मुगल्स का कंट्रोल बंगाल पर होना शुरू हो जाता है तो उन्होंने राजधानी अपनी डेल्टा को बनाते हैं, वहाँ की राजधानी ढाका को बनाते हैं, और वहाँ के ऑफिशियल्स को ज़मीन दी जाती है, वहाँ पे वो मस्जिदें बनाते हैं धार्मिक रूपांतरण करने के लिए। Now, the early settlers sought some order and assurance in the unstable conditions of the न्यू सेटलमेंट्स, है ना। जो भी बसना चाहता है, अगर हम ही कहीं बसना चाहें तो हम चाहते हैं कि वो एरिया शांत हो, है ना। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हो, वहाँ पे रहने के लिए व्यवस्थाएं हो। तो ऐसी ही व्यवस्थाएं किसने की और ऐसा ही विश्वास लोगों में किसने जताया, है ना। हम पीस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो कौन लोग थे, टीचर्स एंड adjudicators functions as teachers and adjudicators and were sometimes ascribed with supernatural powers, है ना। इनको कि इनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं ऐसा माना जाता था, और ये टीचर्स लोग हुआ करते थे जिनको लोग प्यार से अफेक्शन से क्या कहा करते थे, पीर्स। ठीक है, अब आपको क्लियर है पीर्स कौन हुआ करते थे, वो टीचर्स और जिनके पास कुछ ऐसा माना जाता था कि सुपरनैचुरल पावर्स भी हैं। दिस टर्म इंक्लूड सेंट्स और सूफीस भी, इनको सूफीस को भी पीर कह सकते हैं हम, सेंट्स को भी कह सकते हैं, जहाँ ऐसी रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ को, डेयरिंग कॉलोनाइजर्स को, सोल्जर्स को, हिंदू और बुद्धिस्ट डाइटीज़ को भी, है ना, पीर्स कहा जा सकता है। द कल्ट ऑफ पीर्स बिकम पॉपुलर ओके एंड कैन बी फाउंड। अब यहाँ पे इनकी पीर्स की मज़ारें पूरे बंगाल में देखी जा सकती हैं, पूरे बंगाल में इनकी मज़ारें देखी जा सकती हैं। तो बंगाल आल्सो विटनेस ए टेम्पल बिल्डिंग स्प्री फ्रॉम द लेट 15th सेंचुरीज। टेम्पल बिल्डिंग में भी बंगाल में काफ़ी सारे टेम्पल्स की डेवलपमेंट होना शुरू हो गई लेट 15th सेंचुरी में। ओके, डिफरेंट रिलीजियस स्ट्रक्चर्स वर बिल्ट बाय इंडिविजुअल्स टू शो देयर पावरफुलनेस, है ना। जो भी वहाँ पे रूलर्स हुआ करते थे वो अपनी पावर को दिखाने के लिए मंदिरों को बनाते थे।
to both demonstrate their power and proclaim their piety. Okay, many of the modest brick and terracotta temples in Bengal were built with the support of several low social groups. कुछ आप मंदिर देखते हैं कौन कौन से किस किस ने बनाए हैं वो मंदिर, कोलू जो आयल निकालते थे है ना, कंसारी जो घंटा धातु वर्कर्स होते थे, बेल मेटल वर्कर्स होते थे, इनके द्वारा मंदिर बनाए गए हैं कुछ, है ना। बंगाल में जैसे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आए तो लोगों के लिए नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज यानी एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज खुल गए। मैनी फैमिलीज बिलोंगिंग टू सोशल ग्रुप्स अवेयर दिस इन पोजीशन पे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया और इनकी आर्थिक स्थिति सुधरना शुरू हो गई इन लोगों की। ओके, they proclaim their status through the construction of temples. When local deities of once worshipped in thatched huts in villages gained the recognition of brahmanas, तो इनके जैसे ही ब्राह्मण पहले तो झोंपड़ियों में ऐसे झोंपड़ियों में इमेजेस को रखा जाता था और मंदिर होते थे, पूजा की जाती थी। जैसे आपने इमेज देखी, ये मंदिर की इमेज है एक, है ना, या अपनी बुक्स में आप देख सकते हैं। तो ऐसे मंदिर हुआ करते थे, लेकिन ब्राह्मण्स ने इन देवी देवताओं की मूर्तियां बनवाना शुरू कर दी और एक अच्छे डबल रूफ्ड हो गया जिसको धोचला बोलते हैं, फोर रूफ्ड हो गया, चोचला स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर दिए इन प्लेस ऑफ थैल हट्स। This led to the evolution of the typical Bengali style in the temple architecture. इस तरह से बंगाली आर्किटेक्चर का एवोल्यूशन हुई, बंगाली आर्किटेक्चर सामने आया। ओके, in the comparatively more complex four roof structure, four triangular roofs placed on the four walls move up to the coverage on a curved line or a point. तो इस तरह का फोर रूफ आर्किटेक्चर ज़्यादा कम्प्लेक्स हुआ करता था, ट्रायंगुलर रूफ हुआ करते थे फोर वॉल्स पे। टेम्पल्स वर यूजुअली बिल्ट ऑन स्क्वायर प्लेटफॉर्म, है ना, स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे टेम्पल बनाया जाता था। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है ना, स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे टेम्पल बनाया जाता था। इंटीरियर तो बिल्कुल प्लेन हुआ करता था, लेकिन बाहर दीवारों पे बहुत ही डेकोरेटेड पेंटिंग्स हुआ करती थी। तो आउटर वॉल्स वर प्लेन बट आउटर इनर वॉल्स वर प्लेन बट आउटर वॉल्स वर डेकोरेटेड पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स हो गए, टेराकोटा टैबलेट्स हो गए, उससे काफ़ी डेकोरेट किया होता था बाहर की दीवारों को। टेम्पल्स हैं विष्णुपुर के इन द बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। सच डेकोरेशन रीच्ड अ हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। ओके, यहाँ के आपने मंदिरों के देखा कि मंदिर भी किस तरह से एक एरिया था जिन्होंने वहाँ के कल्चर को शेप किया। फिश एज अ फूड, बंगाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिश एज अ फूड, जनरली ब्राह्मण्स जो होते हैं फिश उनको नॉन वेजिटेरियन माना जाता है, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन लोकल अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड, जो भी लोकल फूड होता था। अब रिवर एंड प्लेन वहाँ पे काफ़ी सारी फिशेस होती हैं, राइस होते हैं, तो ये वहाँ के लोगों का एक स्टेपल फूड बन जाता है ना, वहाँ के लोगों का एक स्टेपल फूड बन जाता है। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि वहाँ के जो टेराकोटा प्लेट्स हैं, जहाँ टेम्पल वॉल्स पे भी, जहाँ विहारास पे भी क्या दिखाया गया है, फिशेस को दिखाया गया है कि इस तरह से मछलियों को साफ किया जा रहा है, टोकरियों में भरा जा रहा है। ओके, सो दिस shows the importance of fish as a staple food, fish and rice as a staple food of Bengal. Although Brahmins were not allowed to eat नॉन वेजिटेरियन फूड ब्राह्मण्स को अलाउ नहीं था, लेकिन कुछ ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज थी, उन्होंने कुछ खास तरह की मछलियों के नाम लिख रखे हैं, ठीक है, जो ब्राह्मण्स को अलाउड थी कि ब्राह्मण्स इन मछलियों का सेवन कर सकते हैं। द बृहधर्म पुराण, a 13th century संस्कृत टेक्स्ट, बृहधर्म पुराण। ओके, इसमें क्या है, परमिटेड द लोकल ब्राह्मण्स टू ईट सर्टेन वैरायटीज ऑफ फिश, है ना, कुछ पर्टिकुलर वैरायटीज ऑफ फिश ये कंज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स इन यूरोप में डिफरेंट नेशन स्टेट्स का कैसे डिवेल्प हुई, डिफरेंट नेशन स्टेट्स। ओके, तो यहाँ पे पहले लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने लैंग्वेज को माना, और बहुत सारी कंट्रीज हम देखते हैं जो लैंग्वेज के बेस पर डेवलप हुई है। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर।
यू हैव टू डू दिस बाय योरसेल्फ। इसके सभी आंसर्स आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में ही मिल जाएंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।